हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएम कॉर्नर। आज हम एंड कर देंगे इस वीडियो को। देखते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में हमको ये समझना है कि एटम के अंदर आखिर कैसे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और निगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच कैसा रिलेशन होता है, और क्या कोई न्यूट्रल चार्ज भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो रदरफोर्ड ने ये सब जानने के लिए क्या किया, उन्होंने एक मोस्ट मेलिएबल मेटल चूज किया, गोल्ड। मेलिएबल का मतलब ऐसा मेटल जिसको अगर हैमराइज किया जाए, जिसको अगर मारा जाए, पीटा जाए, तो वो थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एकदम पतले सीट में बदल जाएगा। तो इसलिए ये रीज़न था उनको कि उन्होंने गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल रेज जो हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसका इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट किया, यानी कि खूब अल्फा पार्टिकल रेज इस पर उन्होंने पास किया। तो हम ये एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल के अंदर का स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत सारे एटम गोल्ड फॉइल के प्रेजेंट हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में कि ये जो अल्फा रेज हैं ये पास हो रही हैं इस गोल्ड फॉइल से। तो गोल्ड फॉइल से जब ये अल्फा रेज बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये पास किया जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द रेज हम देख सकते हैं फिगर में कि वो एकदम स्ट्रेट गुजर जा रही हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। जैसे ये सब रेज जो हैं, ये सब देख रहे हैं हम, ये सब सीधे गुजर जा रही है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ये सब विदाउट डिफ्लेक्शन आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ रेज, कुछ रेज ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ये दिख रहा होगा, ये सब क्या है, ये कुछ रेज ऐसे टकरा कर इसके एटम से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा नहीं थे संख्या में, या इनका नंबर जो था बहुत ही कम ही था। और कुछ रेज ऐसे थे जो टकरा कर तुरंत वापस आ जा रहे थे, मतलब ऐसे गए और ऐसे तुरंत वापस आ जा रहे थे, जिसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि रे गई, इसके एटम से टकराई और तुरंत 180 डिग्री टर्न होकर वापस आ गई। तो ये इसकी संख्या बहुत कम ही थी, ये लगभग 1 आउट ऑफ एवरी 20,000, मीन्स हर 20,000 में से कोई एक रे ऐसी थी जो इस एटम से टकरा कर 180 डिग्री टर्न होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था और ये वापस लौट आ रही थी। और कुछ रे ऐसी थी जो टकरा कर इधर उधर डेपिएट हो जा रही थी, जैसे कि ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रेज ऐसी हैं जो ऐसे टकरा कर ये वापस आ जा रही है। ये वाली रे, ये रेज हैं, ये ऐसे देखिए टकरा कर वापस चली जा रही है। लेकिन कुछ रे 180 डिग्री पे टर्न होकर वापस आ जा रही थी। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द रेज वेंट थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। कुछ मैक्सिमम रेज जो हैं बिना किसी डेविएशन के एकदम सीधे आई सीधे गई, पेनिट्रेट करके निकल गई इसको। तो इसकी संख्या ज़्यादा थी जो स्ट्रेट जा रही थी रे। इससे अभी क्या ऑब्जर्वेशन होता है, क्या कंक्लूजन होता है, उसको भी देखेंगे हम। और कुछ रेज ऐसी थी जो टकरा कर इधर उधर बिखर जा रही थी, और उससे भी कम रेज थी जो टकरा कर 180 डिग्री एंगल से लौट जा रही थी। तो कुछ ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पर जो रदरफोर्ड ने किया, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, जो कंक्लूजन है उनके एक्सपेरिमेंट का, तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि कई रेज एकदम सीधे निकल जा रही थी। फिर वो कहते हैं, रदरफोर्ड ये कहते हैं कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। ये सब रेज ये ऐसे गई और ऐसे वापस जा रही है। तो कुछ रेज ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। फिर आगे कहा जा रहा है सरप्राइजिंगली, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000। कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये कहा गया कि 20,000 में से कोई एक रे, कहीं 12,000 में से कोई एक रे ऐसे टकराई और 180 डिग्री पे वापस आ गई, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है,
उसको रदरफोर्ड ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। रदरफोर्ड इसको कहते हैं कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है। दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल, ये रिजल्ट जो है इनक्रेडिबल है यानी अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। एज इफ यू फायर अ 15-inch सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। ये रिजल्ट इसलिए अतुलनीय है क्योंकि एक तरह से अकल्पनीय भी है, ये अनइमेजिनेबल है। क्यों है? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा कि जैसे कि कोई एक टिश्यू पेपर रखा है और उस पर हम कोई 15 इंच का सेल यानी गोला अगर हम इस पर दागते हैं, और तो इसका जो एक प्रोसेस होगा ये होगा कि टिश्यू पेपर को फाड़ कर वो जो सेल है यानी कि वो जो गोला है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल वैसे हो रहा है कि ये जो सेल है इस टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आ जाए। मतलब अनबिलीवेबल एक तरह का रिजल्ट मिला। मतलब सेल की प्रोसेस क्या होगी, सेल क्या करेगा? अगर एक छोटा सा टिश्यू पेपर हम रखते हैं यहाँ पर और उस पर हम कोई सेल अगर छोड़ते हैं, सेल का मतलब गोला, कोई कोई अगर हम बुलेट ही फायर कर देते हैं उस पर, तो क्या होगा? टिश्यू पेपर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तरह का अपोजिट प्रोसेस हो रहा है उनके कहने के अकॉर्डिंग, कि जब अल्फा रे वो बम्बार्ड कर रहे थे तो कुछ रे 180 डिग्री एंगल से रिटर्न हो जा रही थी। तो उस रिटर्न होने वाले रे को और जाने वाले रे को उन्होंने कंपेयर किया बुलेट से या फिर सेल से, और उस एटम को उन्होंने कंपेयर किया टिश्यू पेपर से। तो वो ये कहते हैं कि जैसे कि टिश्यू पेपर पे अगर कोई बुलेट हम फायर करते हैं तो वो टिश्यू पेपर क्या होगा? वो ब्रेक हो जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो रे या फिर वो जो बुलेट जब फायर किए तो वो स्ट्राइक तो किया टिश्यू पेपर को, लेकिन तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसलिए उन्होंने अपने इस रिजल्ट को इनक्रेडिबल कहा, यानी अतुलनीय, अविश्वसनीय। अब इसी बेसिस पर रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि एटम के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या फिनोमिना हो रहे हैं। तो इस पर कुछ कंक्लूजन उन्होंने दिया, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। रदरफोर्ड ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज द गोल्ड फॉइल because the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। जैसे कि हम देखे थे कि इस पूरे प्रोसेस में जो अल्फा रे है, मैक्सिमम अल्फा रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जा रही थी। यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के यहाँ तक आ गई थी ये सब। तो इससे रदरफोर्ड ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है? वैकेंट है। एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस वैकेंट है, यानी कि खाली है, यानी कि एम्प्टी है। ठीक। फिर रदरफोर्ड ने ये कहा कि मैक्सिमम रे तो पास कर गई, जिससे ये प्रूव हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारा जगह है। फिर वो ये कहते हैं कि कुछ रे डिफ्लेक्ट भी हुई थी, ऐसे ये वाली रे, ये वाली रे। तो वो जो डिफ्लेक्टेड रे है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। तो उसको वो कह रहे हैं वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत ही कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से। तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये प्रूव होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो एटम का है वो बहुत ही कम स्पेस एटम के अंदर कैरी करता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट उनके ऑब्जर्वेशन का ये था कि उन्होंने ये कहा कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, वो जो रे हैं वो कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रे वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रे, ये जो रे हैं जो टकरा कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो टकरा कर 180 डिग्री से रिटर्न हो जा रही हैं, उनकी संख्या वेरी फ्यू है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, वही जो एक है हर 20,000 में। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड फॉइल वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम अमाउंट में एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है।
फिर यहाँ पर रदरफोर्ड के इस मॉडल ऑफ एटम से ये तो ड्रॉ हो गया कि ये सब कंक्लूजन से कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने ये ड्रॉ किया कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है। ये पॉइंट ये डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड पॉइंट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे पाथ से। और लास्ट पॉइंट ये रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब किया कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट है एटम के अंदर। अब थोड़ा देर हम रुकते हैं। अब जरा फ्लैश बैक करते हैं यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा। हमने कल पढ़ा कि थॉमसन ने ये कहा था कि एटम के अंदर चार्ज जो हैं बिल्कुल वैसे ही स्प्रेडेड हैं, वैसे ही फैले हुए हैं जैसे कि तरबूजे का जो लाल वाला पार्ट होता है, रेड एडिबल पार्ट। यानी कि थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं एटम में। लेकिन उनके इसी बात को ऑब्जेक्ट किया, उसका ऑब्जेक्शन किया और प्रूव भी किया रदरफोर्ड ने, ये साबित करके कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो हैं लेकिन वेरी स्मॉल वॉल्यूम में है और विद इन द एटम है। एटम के अंदर हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में है, जिससे उन्होंने थॉमसन की बात को यहाँ पर काट दिया। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में भी कुछ लिमिटेशन थे, कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ कमियां थी। उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने ये प्रूव किया कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे एक कंसेप्ट लेकर आया। इसमें वो कहते हैं कि नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि सेंटर ऑफ एटम। जैसा कि फिगर में देखेंगे हम यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये एटम का सेंटर है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि एटम का पूरा मास जो है, पूरी भार जो है वो एटम के सेंटर पे, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। फिर आगे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अराउंड एक कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं। इस सर्कुलर पाथ के बारे में हम आगे देखेंगे बोर बरी स्कीम में। आगे कहते हैं वो कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज जो है बाकी पूरे एटम के साइज से बहुत ही छोटा होता है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट थे। लेकिन जो कमी है, ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल की, वो यहाँ पे देखते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को तो लाइक भी करते रहें। यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ये कह रहा है कि रदरफोर्ड ने ये कहा यहाँ पर कि एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। रदरफोर्ड ये कह रहे थे कि जैसे कि सपोज दैट अगर ये एटम है तो एटम के अराउंड, उसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होंगे, ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ एटम के अराउंड होंगे ये। अब उस सर्कुलर पाथ में कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो करेंगे और बिल्कुल ऐसे रिवॉल्व करेंगे जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट के अराउंड, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। यानी कि अगर ये सन है तो जैसे सन के अराउंड बाकी प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब जैसे रिवॉल्यूशन, रोटेशन करते हैं, रदरफोर्ड इससे कंपेयर कर दिए। यानी कि रदरफोर्ड ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर कर दिया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था। तो
तो वन ऑफ द मोस्ट मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल वाज ही कंपेयर्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ प्लैनेटरी मोशन ऑफ द प्लैनेट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ये है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को प्लैनेट के रिवॉल्यूशन से कंपेयर कर दिया। अब क्यों गलत किया उन्होंने, ये समझेंगे हम। रदरफोर्ड के समय के ही एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने एक कंसेप्ट उस समय तक बना दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कि हमने फिजिक्स में मोमेंटम पढ़ा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो गतिशील है, जो मोशन में है, जो लगातार चल रही है, जैसे कोई कार है, कोई बस है, कोई बॉल है, तो जब वो चल रही है तो एनर्जी एमिट करेगी, और एनर्जी जब एमिट करेगी यानी एनर्जी उसका लॉस हो रहा है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो भी अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, उसकी भी एनर्जी लॉस हो रही होगी। और एनर्जी लॉस होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर एटम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे कंबाइन करके एटम को अनस्टेबल बना देंगे। एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड जी के। लेकिन इस हाइपोथेसिस का जो ये कमी था उसको भी आगे दूर किया गया, उसको हम बोर बरी स्कीम में देखेंगे। यहाँ पे अब हम बहुत शॉर्ट में बोर मॉडल ऑफ एटम समझते हैं। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में बोर ने क्या कहा, बोर रदरफोर्ड के ही शिष्य थे। तो ये क्या कहते हैं कि रदरफोर्ड ने यहाँ तक तो बहुत हेल्प कर दिया कि ये बताकर कि एटम के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो उसके बारे में बोर यहाँ कहते हैं कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। यही जो सर्कुलर पाथ अराउंड द एटम है उसको बोर ने कहा दे आर नोन एज ऑर्बिट और एनर्जी लेवल और शेल और स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन चार में से कुछ भी नाम हो सकता है। सर्कुलर पाथ अराउंड द एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो सर्कुलर पाथ है यही घर है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा, इसी में नाचते रहेगा वो। और प्रोटॉन कहाँ रहेगा, अभी आगे हम देखेंगे कि प्रोटॉन जो है इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा न्यूट्रॉन के साथ। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया बोर मॉडल में कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, ये जो अलग अलग ऑर्बिट हैं उसमें रिवॉल्व करते वक्त द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। बहुत बड़ा यहाँ पर रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मिस नहीं करना है हमको। ये बिल्कुल रदरफोर्ड के बात का उल्टा है। यहाँ पे रदरफोर्ड के बात का बिल्कुल उल्टा बात है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा बहुत ही अच्छे एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेट करते हुए, यानी कि इसकी स्पीड वेरी करेगी, उसका एक्सेलरेशन वेरी करेगा। लेकिन बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम में बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से अपने अपने सेल में, अपने अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। यानी अगर यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो यहाँ पूरे इस ऑर्बिट में 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से। यही बात रदरफोर्ड ने गलत बताया था अपने थीसिस में, अपने हाइपोथेसिस में। इसको सही किया बोर मॉडल ऑफ एटम में। तो यहाँ पर रदरफोर्ड से पूछा गया कि ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस ऑर्बिट का नाम क्या रखा जाए। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उस ऑर्बिट
का नाम भी रखा गया है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक स्पेसिफिक रूल से अरेंज भी किया गया है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि आखिर कौन सा वो रूल है जिससे ये इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए हैं इस ऑर्बिट में। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हर सेल में या ऑर्बिट में इस फॉर्मूले से अरेंज हुए हैं। तो इसमें n क्या है? n इज द पोजीशन, n पोजीशन ऑफ सेल है और नंबर ऑफ ऑर्बिट है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट है या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला सेल अगर k है, अगर पहला सेल k है तो n इक्वल टू 1, n मतलब पोजीशन बता रहा है। तो इस k सेल में, यहाँ पे हम सेल लिख ले रहे हैं KLMN, और k अगर k सेल है तो k अगर पहला सेल है तो n इक्वल टू 1, l दूसरा सेल है तो n यानी पोजीशन उसका 2 हो गया, n m तीसरा है तो 3 हो गया, n चौथा है तो 4 हो गया। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर से इसमें 2n स्क्वायर ये बताएगा कि इस सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, इस ऑर्बिट की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। तो 2n स्क्वायर फॉर्मूले से अगर हम एडजस्ट करते हैं तो 2n स्क्वायर, तो k सेल में 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक ऐसे ही L सेल में 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, M में करेंगे 18 आ जाएंगे, N में करेंगे 32 आ जाएंगे। मतलब ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इस सेल की, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते। तो इसमें अगर आएंगे तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये M सेल है, ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही अगर और सेल बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल भी है जो बोर मॉडल ऑफ एटम में डिस्कस किया गया, उस रूल को यहाँ देखेंगे। उस रूल में बोर मॉडल ऑफ एटम में ये बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेटेड मतलब इकट्ठा होना, किसी भी एटम के ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इज 8। मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यानी ठीक है कि अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर ले वो अलग बात है, लेकिन 8 से अधिक अलाउड नहीं है। इसी को कहा जाता है ऑक्टेट रूल, इसी को ऑक्टेट रूल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन तब तक आउटर मोस्ट सेल में नहीं जा सकता है जब तक कि उसका अंदर वाला सेल भर नहीं जाए। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे सपोज करते हैं हम सोडियम का एटम लेते हैं, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करने का प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। तो अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो एटम, हम जानते हैं कि एटम का नेटिव स्टेट यानी कि जो ओरिजिनल स्टेट है वो स्टेबल होता है। स्टेबल बोले तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो 11 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है, जेड सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का, तो उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब 11 एटॉमिक नंबर का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। अब उस 11 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे अरेंज करना होगा। तो के सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जैसा कि हम लोगों ने देखा वो 2 इलेक्ट्रॉन की है, एल की 8 है, एम की 18 है और एन की 32 है। अब हमको अरेंज करना है इस 11 इलेक्ट्रॉन को। तो के में आ गया 2, बचा कितना, 11 में से 2 गया 9 बचा, तो 8 इसमें आ गया, इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। अब कितना बचा, 1। तो ये जो 1 बच रहा है इसको कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिस सेल में है ये, इस एम सेल को कहा जाएगा वैलेंस शेल।
या फिर आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस सेल भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी कह सकते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको अगर हमको इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्बिटल यानी ये जो गोल गोल वाला बना हुआ है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये सोडियम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया भी हुआ है। तो सोडियम के स्ट्रक्चर में ये जो पहला दिख रहा होगा, पहला ऑर्बिट, ये के सेल है। ये जो दूसरा दिख रहा होगा ये वाला, ये एल सेल है। और ये जो तीसरा दिख रहा है लास्ट वाला, ये एम सेल है। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसा कि दिख भी रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एन सेल में के एल एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस दिख रहा है हमको, यही इस सोडियम की वैलेंसी भी होती है। अभी हम वैलेंसी भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा गया, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस आउटर मोस्ट सेल एम को कहा गया वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज होते हैं किसी भी ऑर्बिट में। इस डायग्राम को कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं हम सब। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। बस हमको यहाँ पे लिखना है कि कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा आप सबको कि कम से कम 20 एलिमेंट तक का एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल से लर्न कर लें, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और सोडियम का एटॉमिक नंबर जैसा कि हम लोगों ने देखा वो 11 होता है। तो अगर इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो के एल एम, ये कार्बन के लिए यहाँ पे व्यवस्था हो रही है और सोडियम के लिए यहाँ पे के एल एम। के की कैपेसिटी जैसा कि हम लोगों ने देखा 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका 6 में से 2 अरेंज हो गया और बचा कितना 4। तो 4 यहाँ पे कार्बन का अरेंज हो गया, बचा हुआ 4। सिमिलरली सोडियम एटम के लिए 11 है, के की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की, बचा कितना 11 में से 2 गया, 9 बचा। एल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, अरेंज कर दिए। अब 8 + 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको यहाँ पे रख दिए। तो ये हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम और ये सोडियम एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल। अगर किसी एटम में कह रहा है कि के और एल सेल दोनों फुल हो जा रहे हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अगर कोई भी एटम है, सपोज दैट कोई भी XYZ कोई भी एटम हो सकता है, कह रहा है कि इसका के सेल पूरा भर गया है, तो यानी कि के सेल पूरा भर गया यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है। एल सेल भी पूरा भर गया है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गया है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। बस ये आंसर है। और अगर ये पूछता है कि इसका ये एलिमेंट कौन है, तो ये एलिमेंट सोडियम से पहले वाला 10वां एलिमेंट होगा। ये आपको हम होमवर्क दे देते हैं, वो एलिमेंट के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो 10वां एलिमेंट कौन सा है सोडियम के पहले वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैलेंसी। तो वैलेंसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में 11th में पढ़ना हमको। वैलेंसी को कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड
विद इन द एटम। तो ये होता क्या है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन लग रहा है, अभी इसका मतलब क्या होता है तो आइए देखते हैं, वैलेंसी को और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम को और देखते हैं यहाँ क्लोरीन को। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट की बात हो रही है, आउटर मोस्ट यानी एकदम आखिरी कमरा, आखिरी ऑर्बिट। तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, इसकी K की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की, L की 8 की और इसकी 18, यानी कि इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें 18 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, उसको इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज हो गया, बचा कितना 15, 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज हो गया और बचा कितना 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज हो गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल यानी ये जो बाहरी कमरा है वो पूरा फुल होना चाहिए, या तो पूरा वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो आखिरी कमरा जो है इसका क्लोरीन का, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और पूरा फुल होने का मतलब इसमें 8 होने चाहिए, तभी पूरा फुल माना जाएगा। तो पूरा फुल ये तभी होगा जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इसी तरह सोडियम में 281, सोडियम में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलेंगे तब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये कंप्लीट फुल होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही टीडियस है, बहुत ही मेहनत वाला काम होगा सोडियम के लिए। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि वो कंप्लीट फुल होने की बजाय कंप्लीट वैकेंट हो जाए, यानी खाली हो जाए। तो ये कहेगा क्लोरीन से कि आओ भैया ये मेरा, तुम ये इलेक्ट्रॉन ले लो एक ठो और तुम 8 हो जाओगे, तुम पूरा भर जाओगे, पूरा फुलफिल हो जाएगा तुम्हारा भी ऑक्टेट, और मेरा भी ऑक्टेट नहीं भर रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा ऑक्टेट खाली हो जाए तब भी हम स्टेबल हो जाएंगे, तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम इसको दे रहा है, तो सोडियम डोनर हो जाता है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन एक्सेप्टर हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इससे दोनों का काम बन जा रहा है, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि या तो पूरा फुल होगा ऑक्टेट, ये जो बाहरी सेल है पूरा फुल हो जाए, या तो पूरा खाली ही हो जाए। तो सोडियम के लिए पूरा फिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और क्लोरीन के लिए पूरा फिल कर पाना आसान है। तो सोडियम से वो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वेस्ट करेगा, जिससे सोडियम का भी काम बन जाएगा और वो भी वैकेंट हो जाएगा। कंप्लीट फुल नहीं हो पा रहा है तो वैकेंट होकर स्टेबल बनेगा। तो स्टेबल होने का 2 क्राइटेरिया, या तो कंप्लीट फुल हो जाए या तो वैकेंट हो जाए। तो सोडियम कंप्लीटली वैकेंट हुआ, क्लोरीन कंप्लीटली फिल्ड हुआ, तो दोनों मिले आपस में और ये यहाँ पे बना सोडियम क्लोराइड, जिसको टाटा नमक, देश का नमक कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो कैसे हम इन सब का वैलेंसी पता कर सकते हैं। वैलेंसी रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, इसको हम समझेंगे। तो वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, जैसा कि अभी पास्ट में हमने देखा कि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी क्लोरीन को, वही इसकी वैलेंसी है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड था ऑक्टेट फिल करने के लिए, तो वही इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। तो सोडियम के बाद ये जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 6। सल्फर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसको जब अरेंज करते हैं तो 2 8 6, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या इजी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 इलेक्ट्रॉन बनाना इजी होगा, या ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए इजी है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2।
ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके इलेक्ट्रॉन 282 के क्राइटेरिया से अरेंज होंगे। तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी है? तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन देकर वैकेंट हो जाना ज़्यादा इजी है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। यहाँ पर कुछ टॉपिक है जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस वीडियो के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी डिस्कस करके इसको फुल एंड फाइनल करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।